बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये इसकी एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ डिस्कस करेंगे एट द एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ग्राफ होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो स्टीपर क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राफ ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिन बोर्ड्स में आते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी चांसेस हैं कहीं पेपर में आ सकता है। इस क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा। राइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन चारों प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे पास एक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो चीज़ हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम है। अगर हम उसकी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। अब एक सिस्टम की कुछ स्टेट होती है, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ उसका टेम्परेचर होगा। उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाते हैं बाय चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल। लाइक टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। अब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाना जो है वो क्या है, हमारे पास कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। कोई भी आप स्टार्ट करें तो आपको 4 पॉइंट माइंड में होने चाहिए। नंबर 1 पे आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, नंबर 2 पे आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, नंबर 3 पे आपने इस पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अप्लाई करना है, नंबर 4 पे आपने इसका पीवी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो बच्चों आइसोकोरिक जैसे ही आप इसका नाम देखेंगे तो आइसो का मतलब होता है सेम प्लस जो कोरिक है इसका मतलब होता है वॉल्यूम और स्पेस, सेम। ठीक है, और कोरिक का मतलब होता है हमारे पास वॉल्यूम और आप इसको स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, तो हम वॉल्यूम लेंगे यहाँ पर। तो आइसोकोरिक का मतलब है भाई सेम वॉल्यूम वाला, सेम वॉल्यूम वाला। अब ये है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कि जिसमें सिस्टम एक स्टेट S1 से दूसरी स्टेट S2 में जाएगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसी बेस के ऊपर आप इसकी डेफिनेशन बना देंगे। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है। तो आप बताएंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसे हम सिलेंडर बना लेते हैं जल्दी से रफ सा। ये हमारा सिलेंडर आ गया और इस सिलेंडर के बारे में आप ये बताएंगे कि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल की होंगी ऐसे, और जो इसकी लोअर सरफेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल की होगी। ये कंडक्टिंग मटेरियल, ये दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल, और यहाँ पर एक पिस्टन होगा, पिस्टन भी इंसुलेटेड मटेरियल का होगा ताकि इसमें से हीट आ या जा ना सके। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है तो इसका पिस्टन हम इधर से भी लॉक कर देंगे और इधर से भी पिस्टन को हम लॉक कर देंगे। इसका पिस्टन लॉक हो गया और इसके सिलेंडर के अंदर जो है वो एक गैस पड़ी है, मान लीजिए आइडियल गैस है। ठीक है, ये आइडियल गैस होगी। तो ये आपने सारी इसकी कंस्ट्रक्शन बता दी। अब वर्किंग में आपने क्या बताना है? वर्किंग में आप ये बताओगे बच्चों कि हमने क्या किया, हमने इस सिस्टम को हीट एनर्जी दे दी। ठीक है, हीट दे दी हमने इस सिस्टम को। हीट कितनी दे दी जी? डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दे दी। ठीक है, तो आपको पता है हीट 2 काम करती है। हीट या तो जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ा देती है यानी टेम्परेचर बढ़ाती है, या फिर दूसरा काम हीट क्या कर सकती है, वर्क डन करा सकती है इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन क्या वर्क डन यहाँ पर पॉसिबल है? वर्क डन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? वर्क ये होता है कि ये जो पिस्टन है ना, आपका पिस्टन पड़ा हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगती है और ये पिस्टन यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चला जाता है इस पोजिशन पर ऐसे, या नीचे आ जाता है। पिस्टन मूव कर गया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसने कुछ फासला तय किया, इस पर फोर्स लगी, ये डिस्प्लेस हुआ, तो ये वर्क है। लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पर पिस्टन मूव कर सकता है? उसको तो हमने लॉक किया हुआ है। जब पिस्टन को हमने लॉक किया हुआ है तो क्या होगा फिर? यह है कि हमारे पास यहाँ पर वर्क नहीं हो पाएगा, W इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर जो हीट एनर्जी दे रहे हैं क्या, कहाँ जाएगी वो हीट एनर्जी? हीट एनर्जी वेस्ट थोड़ी होगी, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम हीट एनर्जी को या कोई भी एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं कर सकते, अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी थी, या वर्क हो सकता है या फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। वर्क तो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। अब इनिशियली इसकी जो स्टेट थी ना, इनिशियल स्टेट में मान लीजिए हमारे पास जो प्रेशर है इसका P1 है, इसका वॉल्यूम इनिशियली V1 है, इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अच्छा,
अब क्या हुआ, जब हमने इसको हीट एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी देने से क्या हो गया, इसके पार्टिकल जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये इस वाल्व के ऊपर जोर जोर से इसके फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये एक पुरानी स्टेट से या इनिशियल स्टेट से एक नई स्टेट में आ रहेगा, जिस वक्त इसका प्रेशर अब बढ़ चुका, P2 हो चुका है। वॉल्यूम उतना ही है क्योंकि पिस्टन फिक्स था, वॉल्यूम इसका V1 ही है, और टेम्परेचर भी इसका बढ़ चुका क्योंकि इंटरनल एनर्जी का बढ़ना मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, ये T2 हो चुका है। तो अब ये सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा चुका है। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम चला गया और इस दौरान इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। तो ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी कर ली, एक्सप्लेनेशन भी कर ली, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आपने इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने TD शार्ट ही लिखा, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि भाई डेल्टा Q जो आप हीट एनर्जी देते हो वो दो फॉर्म में चेंज हो सकती है। नंबर 1 डेल्टा U यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, ये वर्क डन तो नहीं हुआ इस केस में, तो वो तो 0 हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0, ठीक है। तो सिंपली आप कह देंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आप सिस्टम को जितनी हीट एनर्जी उसमें ऐड करते जाएंगे उतना उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब इसको अगर आप ऐड करोगे, हीट पॉजिटिव होने का मतलब है हीट सिस्टम में ऐड करना। जितना ज़्यादा आप हीट सिस्टम में ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा सिस्टम की जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो उसमें इजाफा होता जाएगा। अब इसी तरह से इसका जो रिवर्स प्रोसेस देखें, अगर हम सिस्टम से हीट रिमूव करें, माइनस डेल्टा Q कर दें, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में भी डिक्रीज आएगा, आप माइनस डेल्टा U कर देंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि सिस्टम को जितनी हीट एनर्जी दोगे उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, राइट, ओके। उसके बाद फिर हमने इसका बनाना है PV ग्राफ। चले हम यहाँ पे बना लेते हैं, फिर इसको बाद में अरेज कर देंगे। तो PV ग्राफ बनाते हुए प्रेशर को आप अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ले लें, ठीक है, और इसको वॉल्यूम को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लें, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट थी इस सिस्टम की, जब प्रेशर इसका P1 था, वॉल्यूम इसका V1 था और टेम्परेचर इसका T1 था, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम V1 कह देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इसका इसको मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ, इसका जो इस वक्त प्रेशर है स्टार्टिंग में लो था, उसको P1 कह देता हूँ मैं। अब जब हीट दिए जा रहे हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अब एक नई स्टेट पर पहुँचता है यहाँ पर। तो अब इसका वॉल्यूम तो उतना ही है क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि ये पिस्टन फिक्स है, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ के नया प्रेशर बन गया हमारे पास P2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका PV ग्राफ आ जाता है। ओके बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अच्छे तरीके से समझ लो इसको। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट कवर करने थे, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्शन, फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करना है और लास्ट में PV ग्राफ। इसका PV ग्राफ जो है वो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस होगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसको अरेज कर देता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपने पास नोट कर लें। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे जी आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो आइसोबैरिक में अगर हम इसके नाम पे गौर करें तो आइसो प्लस बैरिक, आइसो का मतलब तो मैंने बता दिया, हमारे पास होता है सेम, ठीक है। और बैरिक की जब बात आएगी तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, एक डिवाइस थी बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करती थी, प्रेशर को मेजर करती थी, है ना। तो बैरोमीटर से बैरिक, ठीक है, तो आपको फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि बैरिक मतलब प्रेशर, ठीक है। तो ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, लेकिन उसका जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे इसको डिफाइन करेंगे, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है लेकिन उसके प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में हम 2 केस पढ़ेंगे।
नंबर 1 पे पहला केस जो आप पढ़ोगे ना बच्चों, वो पढ़ोगे जी आइसोबैरिक एक्सपेंशन, ठीक है। और नंबर 2 पे जो आप केस पढ़ोगे वो है जी आइसोबैरिक कंप्रेशन, ठीक है। ओके, तो ये दोनों 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोबैरिक एक्सपेंशन की। आइसोबैरिक एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारे पास ये एक आ जाता है। सबसे पहले नंबर 2 पॉइंट पे हम आ गए हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पे आपने अब कंस्ट्रक्शन बतानी है, साथ साथ वर्किंग बतानी है, ठीक है। इसकी टाइप्स भी इसी के अंदर आ जाएंगी। और ये बना दिया हमने एक रफ सा सिलेंडर, और इसके ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन था जो कि इस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर कुछ ऐसे चले, मान लीजिए हमने एक वेट रखा है यहाँ पर, ये एक वेट रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो है वो कोई भी एक गैस पड़ी है, आइडियल गैस ले लेते हैं ऐसे। ओके, अब देखो बच्चों, ये एक सिस्टम है, आपने बता दिया, जिसकी जो साइड वॉल्स हैं, ठीक है, और इसका पिस्टन वो सारे इंसुलेटेड मटेरियल से बने हैं। इसका लोअर सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है, और इसका पिस्टन भी इंसुलेटेड मटेरियल से बना है। अब एक बात याद रहे, सेम प्रेशर होने का मतलब क्या है? प्रेशर होता क्या है, ये हमारे पास एक पिस्टन है जिसका एरिया ए है, ठीक है, ए इसका एरिया है। इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वो डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रहा है वेट की। तो आप जानते हैं कि किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगना क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। अब अगर मैं इसके ऊपर पड़ा हुआ ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो मैं चेंज नहीं करता, ना एरिया चेंज करता हूँ ना फोर्स चेंज करता हूँ, तो प्रेशर सेम रहेगा मेरे पास, है ना मैं फोर्स चेंज करता हूँ ना मैं एरिया चेंज करता हूँ। तो इसका मतलब है अगर पिस्टन का जो एरिया वो तो कम ज़्यादा होगा नहीं, इसके ऊपर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट मैं चेंज नहीं करूँगा, तो ये सेम एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करता रहेगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब प्रेशर सेम रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये पिस्टन ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता। पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अगर अपोजिट से ज़्यादा फोर्स लग गई यहाँ से ऑपोजिट वे में, तो डेफिनेटली पिस्टन ऊपर मूव कर सकता है, राइट। अच्छा, ओके जी, तो ये एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये स्टोन हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्योंकि बात करेंगे आइसोबैरिक एक्सपेंशन की, तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको यहाँ से दे देते हैं हीट, ठीक है। इसको हमने हीट एनर्जी दे दी जो कि डेल्टा क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब हीट एनर्जी क्या करेगी जी, यहाँ से इंटर होगी सिस्टम में, इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। दो ही तो काम करती है, हीट इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है और वर्क करती है, ठीक है। अब शुरू में क्या होगा जी, इसकी हीट इसने एब्जॉर्ब करने शुरू कर दी, इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ। अब इसके पार्टिकल ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, उनकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई। अब जोर जोर से वाल के साथ टकरा रहे हैं, इस पिस्टन के साथ भी टकराएंगे, और ये पिस्टन यहाँ से शिफ्ट होके एक नई पोजीशन पर आ जाएगा। मान लीजिए वो पोजीशन कौन सी है, अब हमारे पास ये इस पोजीशन पर आ गया, ये ऐसे ऊपर सिस्टम एक्सपेंड कर गया, वेट उसके ऊपर वही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करके इस पोजीशन से ऐसे ऊपर आ चुका है। इसने यहाँ से यहाँ तक ऊपर कुछ फासला तय किया, वो फासला कितना है उसको मैं डेल वाई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ये डेल्टा वाई कर लिया, ओके। इसके ऊपर फोर्स लगी है और उसके बदले में इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो यहाँ पर वर्क हुआ है। बात समझ गए? ओके जी। तो क्या हुआ, जो भी आपने सिस्टम को हीट एनर्जी दी उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लग गया और कुछ हिस्सा जो है वो इस पिस्टन को यहाँ से ऊपर मूव करने में लग गया, जिसको हम वर्क कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क हुआ, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने अप्लाई कर देना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है, डेल्टा क्यू जो आप हीट सिस्टम को दे रहे हो उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या होता है हमारे पास, उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करता है, प्लस कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन में यूज हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बताएंगे कि हमारे पास ये डेल्टा यू वो इसकी इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा हुआ, और ये डेल्टा डब्ल्यू जो इसने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सिंपल वे में। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं जब वर्क को लिखा जाता है ना, यहाँ पर हमारे पास ये वर्क जो है वो इज इक्वल्स टू पी इंटू डेल वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम।
तो वो परेशान हो जाते हैं कि वर्क इस तरह किस तरह इसके इक्वल आ गया। तो कोई मुश्किल बात नहीं बच्चों, सिंपली आप ये लॉ अप्लाई करो। पहले बता दो हीट एनर्जी दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिस्टम एक्सपेंड किया है, उसके ऊपर एक जैसा प्रेशर था, अंडर कांस्टेंट प्रेशर जो है वो सिस्टम एक्सपेंड किया है, जिसको हम आइसोबैरिक एक्सपेंशन कहेंगे। और इस दौरान इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ है और कुछ यहाँ पर वर्क हुआ है। यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये सारी बातें कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी हैं। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो आइसोबैरिक एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास डन हो गई है। यहाँ पर रहता है तो वर्क को किस तरह से लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा टी, वो आपको सिखाना है। तो देखो बच्चों, जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपको पता है डेल्टा वाई के बराबर है ऐसे, लेकिन फोर्स का पता है इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, नहीं पता। हमें क्या पता होता है कि जो वेट हमने इसके ऊपर रखा हुआ है वो फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, ठीक है, और कितने एरिया पे अप्लाई हो रही है, यानी प्रेशर का पता होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कितना प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसा करो ना, प्रेशर के फार्मूले से फोर्स की वैल्यू निकाल लो। फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फिर इसका मतलब है कि भाई जो हमारे पास फोर्स होगी वो होगी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया हम यहाँ पर लिख देंगे, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और कितना जो है हमारे पास इसका एरिया है पिस्टन का वो पता है। अब आप क्या करो, आप ऐसा करो कि प्रेशर को इधर ही रहने दो, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा वाई के साथ। अब देखना ज़रा गौर से, ये एरिया क्या है, पिस्टन का एरिया ये वाला, जिसको हमने क्या कहा था ए। ये डेल्टा वाई क्या है, इसकी ये हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट डेल्टा वाई। तो मुझे बताओ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होता है, एरिया के। एरिया इंटू हाइट भी फिर किसके इक्वल हुआ, वॉल्यूम के। तो ये सारा एरिया और ये इसकी हाइट मल्टीप्लाई करेगा तो क्या इसका वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इसी तरह से P इंटू यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा V, क्योंकि एरिया इंटू हाइट करेंगे तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V आ जाएगा। तो P इंटू डेल्टा वी हमारे पास क्या कर देगा जी, डेल्टा W के इक्वल आ जाएगा जी। ये आ गया वर्क। ओके, अब बच्चों हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपने ये सारा काम करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P टाइम डेल्टा V कर देंगे। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास आइसोबैरिक कंप्रेशन होती है, इसमें क्या होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं इसके अंदर भी। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम में आपने हीट इंटर की है तो ये पॉजिटिव क्यू आ गया, ठीक है, और इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, प्लस का यू आ गया, ठीक है। अब ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ऊपर जाते हुए क्या होगा जी, हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, जिसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये वर्क है ना, तो ये इसलिए ये भी क्या है जी, हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अब कंप्रेशन में देखिए ज़रा, कंप्रेशन में हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे बना देता हूँ कि ये आ गया जी हमारे पास एक रफ सा सिलेंडर, ये ऐसे ले लेते हैं हम ऐसे। उसी तरह से देखो यहाँ पर इसकी जो वाल्स हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल की बनी है ऐसे, लोअर सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल की है, ये इनिशियल स्टेज थी इसकी। ये पिस्टन भी हमारे पास उसी कंडक्टिंग मटेरियल का है, यहाँ से ये वेट भी वही पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर ये गैस पड़ी हुई है। अब क्या करते हैं जी, हम बजाय हीट देने के ना सिस्टम से हीट ले लेते हैं, माइनस डेल्टा क्यू। हीट ले ली ना हमने सिस्टम से, माइनस डेल्टा क्यू, उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, माइनस डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो ये पिस्टन क्या करेगा जी, पिस्टन यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे नीचे आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, ये यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जब ये पिस्टन यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे नीचे आ जाएगा तो उससे क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, क्योंकि जब भी गैस कंप्रेस करती है, सिस्टम कंप्रेस करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, यानी उसके अंदर वॉल्यूम रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उससे क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो वही आपके पास जो है वो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और जो हीट आपने दी थी वो भी नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक कंप्रेशन।
समझ गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं, सिस्टम एक्सपेंड करता है, हीट दी है तो हीट, ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब सिस्टम जो है वो एक्सपेंड हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, क्योंकि हीट इसने एब्जॉर्ब की, इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। तो इंटरनल एनर्जी में इजाफे का मतलब क्या है, डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा आपके पास, ठीक है। अब ये हमने इसको डिस्कस कर लिया, ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया, एक्सटर्नल प्रेशर एक जैसा रखा और उसको सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर गए, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। दो टाइप्स भी डिस्कस कर ली, जब ये एक्सपेंड करेगा तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगी अंडर कांस्टेंट प्रेशर, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंडर कांस्टेंट प्रेशर तो ये क्या होगा, हमारे पास आइसोबैरिक कंप्रेशन होगी, ठीक है बच्चों। ये भी हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं इसके पीवी ग्राफ की। तो पीवी ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसी तरह से अलोंग द वाई एक्सिस आप ले लेंगे प्रेशर को, अलोंग द एक्स एक्सिस आप ले लेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। अब मान लीजिए कि इसकी जो इनिशियल स्टेट थी ना, इनिशियल स्टेट में यहाँ पर इनिशियली प्रेशर इसका P1 था, इनिशियली वॉल्यूम इसका V1 था, इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना था, T1, है ना। अब ज़रा देखो, जब हमने इसको हीट दी है, हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, है ना। इंटरनल एनर्जी में इजाफा होने का मतलब है टेम्परेचर में इजाफा होगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर अब जो आएगा फाइनल स्टेट का वो आएगा T2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम पहले इसका इतना था, V1 वॉल्यूम था, हीट देने से एक्सपेंशन आई, वॉल्यूम में चेंज आ गया, अब नया वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, V2, ये इसको बोलेंगे जी V2, ठीक है। लेकिन प्रेशर जितना पहले इसके ऊपर एक्ट हो रहा था उतना ही प्रेशर अब भी एक्ट हो रहा है। प्रेशर अब भी कितना, P1, क्योंकि जाहिर सी बात है आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो चेंज थोड़ी होगा इसके अंदर, ये प्रेशर P1 सेम रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियल स्टेट के अंदर कोई एक जो है वो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक पॉइंट है, और इस वक्त जो इस सिस्टम का वॉल्यूम है वो कितना है जी, हमारे पास इनिशियली V1 था, और इनिशियली जो उसका प्रेशर था वो प्रेशर कितना था हमारे पास, P1। हमने हीट दी, सिस्टम एक्सपेंड हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ते हुए मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ के इतना होगा, अब नया वॉल्यूम है V2, प्रेशर कितना रहा, प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर तो सेम रहेगा। तो प्रेशर आपके पास सेम रहेगा, तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। अब ये जो पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास इसका पीवी ग्राफ, ठीक है, ये आ गया इसका पीवी ग्राफ। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो भी क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हमने इसको मिटाना है, ठीक है। चले ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं जी आइसोथर्मल प्रोसेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस तरह हमने पहले देखा इसी तरह सबसे नंबर 1 पे आपने इसको डिफाइन करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट इन सच अ वे दैट अ सिस्टम अंडरगोज द चेंजेस बट इट्स temperature remains constant. System undergoes the changes but its temperature remains same. It's called isothermal process. बात समझ गए। चलिए, इसको पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। नंबर 2 पे आपने इसकी वर्किंग और डायग्राम वगैरह सब बतानी होती हैं। तो आप ये बताते हैं जी, हमारे पास एक आ जाता है सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर आ गया, रफ सा सिलेंडर बनाएंगे, ऐसे इसकी ये वाल्व बना ली हमने और ऐसे, ठीक है। और बताओ भाई यहाँ पर इसका क्या है जी, एक पिस्टन है, ऐसे पिस्टन जो है वो इंसुलेटेड मटेरियल का होगा, ये वाल इंसुलेटेड मटेरियल की होगी, ये वाल भी इंसुलेटेड मटेरियल की होगी ऐसे, और जो लोअर सरफेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल की होगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो यहाँ, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आइडियल गैस पाई जाती है, ये हमने सपोज कर लिया आइडियल गैस इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर पाई जा रही है। ओके बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी मैं आपको पहले बताऊँ ना अगर, तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है नंबर 1 पे, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को, ठीक है। ये है जी हमारे पास एक सिस्टम, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर कुछ प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर कुछ वेट वगैरह रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है।
ओके, अब हमने इसके नीचे जो है ना वो ये एक हीट रिजर्वायर रखी हुई है। हीट रिजर्वायर का काम ये होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में आपको हेल्प आउट करती है। अगर इसका टेम्परेचर गैस का डिक्रीज़ होगा तो ये इसको हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर वापस उतना ही कर देगी, ठीक है। और अगर दूसरे केस के अंदर अगर इसमें से हीट कम हो जाएगी, ठीक है, हीट बढ़ जाएगी, इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो इसमें से हीट निकाल लेगी और उसका टेम्परेचर जो है वो वापस मेंटेन कर देगी, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे हमने हीट रिजर्वायर रख दिया है। यहाँ पर ऊपर क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, ये हमने वेट रखे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, जो कि एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। हम ऐसा करते हैं कि ग्रेजुअली ऐसा ऐसा से इसके ऊपर जो वेट है वो उठाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने देगा और यहाँ पे मान लीजिए कि इस स्टेट में आ जाएगा ये पिस्टन इस पोजीशन के ऊपर, ये ऐसे आ गए ऊपर की जाने, ठीक है। अब वेट इसके ऊपर चले 2-3 रख देते हैं, राइट। अब क्या किया हमने, इस सिस्टम को अलाउ किया कि वो एक्सपेंड करे यहाँ से ऐसे ऊपर तक, ऐसे। जब ये यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ एक्सपेंड हुआ, इसने कुछ फासला तय किया डेल्टा वाई की तरफ, ठीक है, और ये वर्क हुआ हमारे पास, वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैस क्या की है, एक्सपेंड की है। अब यहाँ पर भी आपको गैस के मॉलिक्यूल नजर आने चाहिए, ये यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन के नतीजे में क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, वो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम ने वर्क किया है और इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये वर्क हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जब ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक वर्क कर रहा है इस पिस्टन के थ्रू, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर नीचे आ सकता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से हीट इस सिस्टम में इंटर होती है, ठीक है, प्लस डेल्टा क्यू कह रहे हैं आप उसको। यहाँ से हीट इस सिस्टम में इंटर हो जाती है और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो वापस उतना ही मेंटेन कर देती है। बात समझ गए हो। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, यहाँ से इसको जो है वो वेट है ऊपर से हटाई, यानी प्रेशर को रिड्यूस किया, इसको अलाउ किया कि ये एक्सपेंड करे। तो ये एक्सपेंड करके जब ऊपर गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया, मतलब टेम्परेचर में डिक्रीज आया, तो फौरन से नीचे हीट रिजर्वायर उसने हीट की सप्लाई शुरू कर दी और उस टेम्परेचर को मेंटेन कर दी। इसका फंक्शन ये है कि वो इसके टेम्परेचर को क्या रखेगी, मेंटेन रखेगी। समझ गए। तो ये हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर को हमने मेंटेन रख लिया और इसको हमने सिस्टम को एक्सपेंड करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर चले गए। इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम को हमने एक्सपेंड करा दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो उसमें क्या होता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन को मैं यहीं बना देता हूँ, ये रफ सा सिस्टम उसी तरह का बनाएंगे हम। ये सिलेंडर आ गया, वही कंडीशन, लोअर सरफेस जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल की और साइड वाली सरफेस हमारे पास इंसुलेटेड मटेरियल की होंगी। इसका पिस्टन इनिशियली मान लीजिए इस पोजीशन पर है, ऐसे, ठीक है, कुछ प्रेशर इसके अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे इसके अंदर आइडियल गैस पड़ी हुई है, ऐसे। इसके नीचे क्या है, हीट रिजर्वायर रखी हुई है हमने, ये हीट रिजर्वायर, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करती है। अब अगर हम ऐसा करें कि इसके ऊपर जो है वो हम प्रेशर बढ़ा देते हैं किसी तरह से, तो ये ऐसे नीचे की तरफ इसको पुश करेगा पिस्टन को, ठीक है। ये हमने प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा दिया, ज़्यादा वेट रख दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके डेल्टा वाई, मान लीजिए डेल्टा वाई कवर कर गया, ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, अब उससे ये हुआ कि ये जो गैस है वो कंप्रेस हो गई। गैस के कंप्रेस होने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ी मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नीचे हीट रिजर्वायर क्या करेगी, इससे हीट निकाल लेगी, माइनस डेल्टा क्यू, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेगी, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आने नहीं देगी। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर सेम रहा और सिस्टम क्या कर गया, कंप्रेस हो गया। तो अगर अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एक सिस्टम जो है वो हमारे पास कंप्रेशन शो करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलेंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो वर्क होगा ना, वो वर्क आपके पास नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर कंप्रेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम था तो पॉजिटिव था,
यहाँ पर इसके अलावा जो हीट है सिस्टम में इंटर की गई थी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आया, यहाँ से सिस्टम से हीट ली गई तो डेल्टा क्यू क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली, इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली। अब उसके बाद हम नंबर 3 पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं जी, हम इसके ऊपर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट लिखा है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है भाई, जो आप हीट सिस्टम को देते हो, ठीक है, वो इक्वल होती है जी हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि क्या सिस्टम की इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कोई चेंज आया? नहीं चेंज आया। अगर हम कहें ना कि इनिशियल स्टेट में हमारे पास प्रेशर था P1, ठीक है, और इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था V1, इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था T1, ये थी हमारे पास इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब जब हमने इसको अलाउ किया कि ये एक्सपेंड करे, जब ये एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंड तब करेगी जब आप प्रेशर इसको रिड्यूस करेंगे, तो प्रेशर चेंज हो गया। अब नया प्रेशर क्या है? P2 है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम पहले इतना था, एक्सपेंड होकर इतना हो गया, नया वॉल्यूम कितना है? V2। लेकिन इसकी जितनी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हुई थी, साथ में हीट की सप्लाई करके उसको पूरा कर दिया गया। मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी उसकी पहले थी उतनी ही इंटरनल एनर्जी इसकी अब भी है। तो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया ना, तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया। अगर पहले T1 था तो अब भी टेम्परेचर कितना है? T1 ही रहेगा। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं इसका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ गए बच्चों? ओके, तो ये आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पर हो गया क्लियर। ओके, ये चीज़ें हमने सीख ली कि अब किस तरह से इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाना है। उसका टेम्परेचर जो है उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, उसकी क्या रीज़न है वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, सो डेल्टा यू, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इज सेम। इट मीन्स initial internal energy and final internal energy is same. If both are same then there is no change in internal energy. डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया? 0। टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू W। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इंटरनल एनर्जी की जगह पे 0 खत्म हो गई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सिस्टम में जितनी हीट ऐड करोगे, ये पॉजिटिव है ना, प्लस डेल्टा क्यू, तो उतना ज़्यादा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जितनी ज़्यादा आप सिस्टम में हीट ऐड करोगे पॉजिटिव क्यू आएगा, उतना ज़्यादा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो पॉजिटिव W मिलेगा आपको। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें इसके ऑपोजिट में, तो क्या करना पड़ेगा? अब आप यहाँ से सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, जितनी हीट आप सिस्टम से निकालोगे डेल्टा क्यू, उतना वर्क डन क्या होगा? ऑन द सिस्टम होगा, जिसको माइनस डेल्टा W से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें भी अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके PV ग्राफ के ऊपर। अब PV ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका जो PV ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आ जाता है जी हमारे पास अलोंग द y एक्सिस प्रेशर ले लेंगे, अलोंग द x एक्सिस हम वॉल्यूम ले लेंगे। ओके बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था वो स्मॉलर वॉल्यूम था V1, तो हम यहाँ पर इसका एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं जी, ये V1। ठीक है, बस वॉल्यूम कम था तो प्रेशर जो था यहाँ पर क्या था? हाई था, तो इसका प्रेशर जो है वो कहीं हाई हम यहाँ पर ले लेते। ठीक है, और इस तरह से फिर से सुने, इनिशियली इसका वॉल्यूम था कम, जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर हाई होता है, प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, और वॉल्यूम कम था, तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ से इस तरफ को बढ़ता है। यहाँ पर कम वॉल्यूम लिया और प्रेशर इसका हाई है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है जब प्रेशर इसका P1 है और वॉल्यूम इसका कितना है हमारे पास? V1 है, और इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है हमारे पास? T1 है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या होता है जी, हम जैसे जैसे इसको अलाउ करते हैं कि ये एक्सपेंड करे, इसका वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो आप मान लीजिए जी वॉल्यूम बढ़ते हुए हमारे पास ये इस पोजीशन पे ऊपर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया और जो प्रेशर है फिर वो रिड्यूस होकर नीचे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर, तो इसका जो कर्व मिलेगा हमें वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो है वो स्ट्रेट लाइन पहले ग्राफ की तरह हमें क्यों नहीं मिली, क्योंकि पहले ग्राफ के अंदर जो है वो एक चीज़ कांस्टेंट थी, एक वेरी करती थी, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं। ठीक है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है और जो साथ साथ वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर इस वक्त जो इसका प्रेशर है इसको हमने बोला था P1, नए प्रेशर को बोलेंगे P2।
यहाँ पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम जो है वो V2 है, लेकिन टेम्परेचर सेम ही है क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीज आया था वो हीट की सप्लाई करके वापस पूरा कर दिया गया। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया तो मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया, T1 ही रहा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे इस तरफ को जाता है ऐसे। अब जब आप बात करेंगे ना हमारे पास इसके ये दूसरा जो प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, उसमें भी ग्राफ इसी तरह से आएगा, लेकिन उसका जो रुख होगा ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम ग्राफ होगा हमारे पास। ओके जी, तो हमने इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वर्किंग, इसकी टाइप्स और इसका पीवी ग्राफ सब डिस्कस कर लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी अप्लाई कर लिया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ जो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, या फिर इसको नोट कर लेना, मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं जी एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाते हैं, ठीक है, और उस दौरान हमने सिस्टम में ना तो हीट इंटर करनी है, ना ही सिस्टम से हीट हम ले सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जरा देखिए इसकी डेफिनेशन, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इंटर्स आर लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास इसकी भी दो टाइप होती हैं, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन, दूसरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, नंबर 2 पॉइंट पे बताएंगे जी, चलो यहीं पे बना लेते हैं। ये हमने एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, एक सिलेंडर लेते हुए, और इस सिलेंडर की सारी वॉल इंसुलेटेड मटेरियल से बनी है ऐसे, और ये इसका पिस्टन है, वो भी इंसुलेटेड मटेरियल से बना है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक गैस रखी हुई है, आइडियल गैस मान लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर ये कुछ प्रेशर है, हमने एग्जर्ट किया इन वेट के थ्रू ऐसे, राइट। अब ये हमारा एक सिस्टम है, इसकी कुछ इनिशियल स्टेज होगी, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो P1 कह लें, कुछ इसका वॉल्यूम होगा, वो V1 कह लें, कुछ इसका टेम्परेचर होगा, उसको आप T1 कह लें। ये इसकी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, अलाउ करते हैं इस गैस को कि ये एक्सपेंड करे बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर रिड्यूस करने से अब ये जो पिस्टन है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब भी सिस्टम एक्सपेंड करता है हम जानते हैं कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखो बच्चों, हमारे पास वर्क करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सिस्टम को हीट तो हमने दी नहीं है, फिर जो वर्क किया वो उसने कैसे किया? वो एट द कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क परफॉर्म किया गया। जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम के पास थी उसका इस्तेमाल करते हुए इसने यहाँ से यहाँ तक पिस्टन को मूव कराया और वर्क किया। ठीक है, इससे क्या होगा? सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें डिक्रीज आ जाता है और सिस्टम वर्क करता है। लेकिन ये भी याद रखना आपने कि यहाँ पर क्योंकि हीट सप्लाई दी नहीं गई, जो सारा वर्क किया इंटरनल एनर्जी के बेस के ऊपर किया, तो इंटरनल एनर्जी में सडन डिक्रीज आता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो सडनली डिक्रीज कर जाता है, समझ गए हो? और उसी की वजह से इसका जो प्रेशर होता है वो भी सडनली डिक्रीज कर जाता है। बात क्लियर होगी? अब क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिस्टम को बिना हीट दिए, सिस्टम से बिना हीट लिए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जी ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो उसमें डिक्रीज आता है, डेल्टा यू। ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसकी जो फाइनल स्टेट होगी वो हमारे पास क्या होगी? अब जरा सुनो, क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया, इसकी इंटरनल एनर्जी काफ़ी डिक्रीज कर गई, टेम्परेचर बहुत लो हो गया, तो हमारे पास जो है इसकी जो प्रेशर है वो भी डेफिनेटली चेंज होगा। दूसरी बात यह है कि देखो एक्सपेंशन तो हुई है ना, एक्सपेंशन हुई है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर अब इसका जो है वो P2 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम पहले इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम V2 हो गया। टेम्परेचर पहले T1 था, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया तो समझो टेम्परेचर में चेंज आया। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो गया, नया टेम्परेचर कितना है? T2। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम चला गया है और इस दौरान हमने इसको कोई हीट ली नहीं है सिस्टम से, ना ही हमने सिस्टम को कोई हीट दी है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। और कौन सा? कंप्रेशन है या एक्सपेंशन? क्योंकि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम बड़ा है, एक्सपेंड हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसी तरह से अगर आप सीखना चाहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन को तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। ये हमारा रफ सा सिलेंडर आ गया और यहाँ पर ये इसका पिस्टन आ गया।
ठीक है। इसी तरह बताएंगे कि ये दोनों के दोनों चारों वाल जो हैं वो हर तरफ से इंसुलेटेड मटेरियल से बना है। ये इसके ऊपर जो है वो प्रेशर इनिशियली कम था। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक गैस है, आइडियल गैस मान लीजिए ऐसे, आपने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, गैस को कंप्रेस कर गया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से। अब गैस को कंप्रेस कर दिया, जब गैस कंप्रेस हो जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा डेल्टा यू, ठीक है। और ये क्योंकि गैस यहाँ पर ये सिस्टम हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जिसको हम माइनस डब्ल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी इसके टेम्परेचर में सडन जो है वो इंक्रीज आएगा। बात समझ गए हो, क्योंकि हीट सिस्टम से बाहर जा नहीं सकती, सारी की सारी हीट सिस्टम के अंदर ही रहेगी। तो जो सडन इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया उसकी वजह से इसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा। ओके, तो प्रेशर भी इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी वॉल्यूम रिड्यूस होता है प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहले मान लीजिए इसकी प्रेशर की जो वैल्यू P1 थी, वॉल्यूम इसका V1 था, टेम्परेचर इसका T1 था। लेकिन ऐसा करने के बाद अब क्या हुआ, इसका जो है वो टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, तो T2। वॉल्यूम पहले इतना था, रिड्यूस हो गया तो वॉल्यूम V2। प्रेशर पहले P1 था तो अब चेंज होके कितना हो जाएगा P2। तो इसके स्टेट में चेंज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने हीट सिस्टम से ना ली है ना सिस्टम को हीट दी है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू जो हीट आप सिस्टम में एंटर करते हो वो इक्वल होती है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन। ओके, तो आप देखो ज़रा गौर से कि इस दौरान क्या आपने सिस्टम में कोई हीट इंटर की है, नहीं ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हम सिस्टम में हीट इंटर करते ही नहीं है। तो डेल्टा क्यू तो हमने ना इंटर किया ना सिस्टम से ली है ना सिस्टम को दी है। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर आप इसको इधर ले आए ना तो ये हो जाएगा जी हमारे पास माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। अब ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया है, माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। जैसे देखो यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, ठीक है। और अगर हम इसी का जो है वो इस केस में देखें जहाँ पे हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात की थी, तो वहाँ पर क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, आपके पास सिंपली ये डेल्टा यू जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, इजाफा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया और ये वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम हुआ, तो यहाँ पर वो क्या होगा, नेगेटिव। यानी जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। आप अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगी। अगर वो खुद वर्क करता है तो अपनी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके करेगा और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो ये दोनों केसेस आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं पीवी ग्राफ की। तो पीवी ग्राफ बिल्कुल उसी तरह से आप बनाएंगे यहाँ पर भी कि वाई एक्सिस पे आप प्रेशर ले लें और एक्स एक्सिस पे आप ले लें वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर, ठीक है। अब इसकी जो इनिशियल स्टेट थी P1 V1 T1, हम कोई एक स्टेट कंसीडर कर लेते हैं। इनिशियली इसका वॉल्यूम कम था तो वॉल्यूम हम इस पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरह वॉल्यूम बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम ले लेते हैं जी V1। कम वॉल्यूम पे ज़्यादा प्रेशर होता है तो प्रेशर यहाँ पर फिर हाई होगा, मान लीजिए कुछ यहाँ पे ले लेते हैं जी ऐसे, ये है इसका। अब इधर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर कितना है जी T1 है, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पर जो है वो हम इसको अलाउ करते हैं कि एक्सपेंड करें तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज करते हुए एक नए वॉल्यूम के ऊपर आ जाता है, नया वॉल्यूम क्या है जी V2, ठीक है। जब ये एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस होगा तो हमारे पास इस केस के अंदर अच्छा खासा प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ये है जी प्रेशर हमारे पास P1, इसको बोल देंगे P2 और ये जो है हमारे पास वॉल्यूम इसका V2 है। तो इसका ग्राफ होता है इसी तरह से है, कुछ ऐसे कर्व, ठीक है। ये इसका ग्राफ आ गया। ओके बच्चों, अब इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो होता है हमारे पास P2, वॉल्यूम होता है V2 और टेम्परेचर होता है T2, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो गया, ठीक है। जब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हमारे पास पीवी ग्राफ इसी तरह का आता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना था। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है।
वो क्वेश्चन क्या है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, दोनों का जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, ठीक है ना, दोनों को हमने इनिशियली जो है वो सेम स्टेट से लिया। इसका प्रेशर जो है वो P1, इसका वॉल्यूम V1, इसका टेम्परेचर भी T1, इसका भी इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, T1, इसका भी इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। लेकिन सेम वॉल्यूम V2 पर जब आए, जब ये सेम वॉल्यूम V2 पर आए, इनका ग्राफ ड्रा किया, तो इसका जो एडियाबैटिक का ग्राफ था वो आइसोथर्मल के मुकाबले में थोड़ा स्टीपर है, यानी इसके अंदर कर्वनेस कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसकी क्या रीज़न है? तो पहले आप ग्राफ को समझो, ग्राफ को समझ के ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, इनिशियली V1 वॉल्यूम के ऊपर दोनों का प्रेशर सेम था, लेकिन फाइनली जब V2 वॉल्यूम के ऊपर आए तो V2 वॉल्यूम के ऊपर आते हुए जो आइसोथर्मल है उसका प्रेशर हाई है, और लेकिन जो एडियाबैटिक है उसका प्रेशर बहुत लो है, जिसको मैंने P2 डैश से शो किया ताकि फ़र्क रहे। ये इसका फाइनल प्रेशर और ये इसका फाइनल प्रेशर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने जब इसको अलाउ किया था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, प्रेशर में वेरिएशन क्यों आई, ये वजह, इसी वजह से, ये प्रेशर में वेरिएशन आने की वजह से इसका ग्राफ जो है वो स्टीपर है। अब हम ये देखेंगे उसकी क्या लॉजिक थी, क्या वजह थी, क्यों इस तरह हुआ, और सेकेंडली उसको प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली कि वाकई इसके प्रेशर में चेंज है या नहीं, और उसका जो बुक में आंसर है उसके साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगा ताकि एक कंप्लीट कंसेप्ट आपको मिले। अब बच्चों देखो, जब हमने इसका क्या किया था, इसका हमने वॉल्यूम जो है वो चेंज किया था, बढ़ाया था, इसको अलाउ किया था कि एक्सपेंड करे बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर चला गया। अब इसका नया वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम क्या है, V2 है, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है ना, वो उसमें क्या चेंज है, आप ज़रा वो देखो। हमने क्या किया था, जैसे ये एक्सपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है, साथ ही नीचे हीट रिजर्वायर है, इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर देती है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर वापस मेंटेन कर देती है। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और प्रेशर जो है वो इसका, क्योंकि गैस एक्सपेंड होगी तो डेफिनेटली प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर इसका P2 है, ठीक है। अच्छा, अब जब एडियाबैटिक की बात आती है, तो एडियाबैटिक में क्या हुआ था, हमने इसको अलाउ किया कि ये एक्सपेंड करे, इसको हमने ये अलाउ कर दिया, यहाँ से एक्सपेंड करके इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, इसका पिस्टन ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमने कर दिया रिड्यूस, ठीक है ना, ऐसे। अब सेम वॉल्यूम V2 पर आ गया, राइट। अब V2 वॉल्यूम पर आ गया, इसका वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो गया। अब इसके ना तो इसमें हमने हीट इंटर की, ना इससे सिस्टम से हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इससे क्या हुआ, जो भी इसने वर्क किया एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी किया, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कम होगी, मतलब टेम्परेचर इसका लो हो गया। अब टेम्परेचर कितना है, T2, और याद रहे कि T2 जो है वो लेस देन T1 है, ठीक है, T2 इज लेस देन T1। और प्रेशर क्योंकि एक्सपेंशन हुई तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, P1। बात समझ रहे हो? अब जरा यहां पर देखो, यहां पर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आने की सूरत में इसमें हीट इंटर हो गई थी, तो इंटरनल एनर्जी को वापस बहाल कर दिया गया, इस वजह से इसका प्रेशर ज्यादा लो नहीं हो सका। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब आपने इसको अलाउ किया ये एक्सपेंड करे, तो इसने जो भी वर्क किया एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी किया, बाहर से कोई एनर्जी नहीं आई, तो इसकी इंटरनल एनर्जी काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है, जिसका वजह से उसका टेम्परेचर सडनली डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से इसका प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। अब बुक के ऊपर जो आंसर लिखा है उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि एडियाबैटिक के केस के अंदर जो टेम्परेचर उसमें सडन वेरिएशन, शार्प वेरिएशन आती है, तो ये वो वजह है। यहां पे शार्प वेरिएशन नहीं आ सकती, जैसे टेम्परेचर कम होने लगा, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया, साथ ही हीट एनर्जी सप्लाई कर दी गई उसको, तो कैसे सडन वेरिएशन आए उसके अंदर, इसको तो कहीं से हम हीट दे नहीं सकते। जो वर्क आया, इंटरनल एनर्जी यूज हुई, इंटरनल एनर्जी में सडन डिक्रीज आया इसके अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर सडनली लो हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका प्रेशर जो है वो काफी हद तक लो हो जाता है। अब इसके फाइनल प्रेशर को मैं किससे शो करूंगा, इसको P2 बोलूंगा, P2 डैश से शो करूंगा, ताकि फर्क रहे ना कि इधर P2 है इधर P2 डैश है, दोनों में फर्क है, समझ गए। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ प्रेशर में फ़र्क आने की वजह जो बुक में लिखी हुई है, टेम्परेचर में सडन डिक्रीज जो आती हैं, शार्प जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, तो उसकी क्या रीज़न है मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको मैथमेटिकली भी ये चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आपने खुद देख लिया कि सेम वॉल्यूम के ऊपर इसका प्रेशर हाई है P2, और उसी वॉल्यूम के ऊपर एडियाबैटिक प्रोसेस में लो है, क्योंकि इसको हीट सप्लाई कर दी गई थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा लो नहीं हो सका, इसको कहीं से हीट सप्लाई नहीं हुई एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसका प्रेशर सडनली लो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपको देखूं कि इसके प्रेशर के लिए जो आप रिलेशन निकालते हो, इसके लिए मैं इसको ब्लू से ही बनाता हूं। आइसोथर्मल के केस के अंदर जनरल गैस इक्वेशन यूज करें फॉर फाइनल स्टेट, P2 V2 इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब टेम्परेचर फाइनल स्टेट में भी T1 था, इनिशियल में भी T1 था, तो मैं यहाँ पर T1 नहीं लिखूंगा। यहाँ पर प्रेशर P2 की वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, nR डिवाइडेड बाय कैपिटल V2 इंटू T1, ये इसका प्रेशर आता है। अब अगर इसका प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे, ज़रा देखना,
इसकी फाइनल स्टेट कितनी है जी हमारे पास, P2 वॉल्यूम कितना है जी V2, इसको डैश करेंगे, P2 डैश इज इक्वल्स टू NR कैपिटल T। फाइनल टेम्परेचर क्या है इसका, यहाँ पर T2 है। इसका प्रेशर P2 निकालना है अगर, तो उसके लिए V2 को डिवाइड करना पड़ेगा NR डिवाइडेड बाय V2 इंटू T2। ठीक है, अब ज़रा गौर करो, इसके अंदर NR V2 और इसके अंदर जो है वो NR V2, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये तो दोनों में सेम है। अब जो चीज़ दोनों के प्रेशर में फ़र्क लाएगी वो सिर्फ और सिर्फ रह जाता है टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि इसका तो इनिशियल टेम्परेचर भी T था, फाइनल भी T ही है, लेकिन इसका इनिशियल टेम्परेचर T था, लेकिन जब ये एक्सपेंड हुआ, इंटरनल एनर्जी लो हुई, तो टेम्परेचर डेफिनेटली लो होगा। अब T2 जो है हमारे पास छोटा है, T2 इज़ लेस देन T1, तो अगर T2 की वैल्यू कम है तो P2 डैश की वैल्यू कम देगी, अगर T1 की वैल्यू ज़्यादा है तो वो P2 डैश की वैल्यू ज़्यादा देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई T2 इज़ लेस देन T1, सो इट मीन्स डैट हमारे पास जो P2 डैश होगा, P2 डैश विल आल्सो बी लेस देन P2। देखो ना, हमारे पास P2 किसकी वजह से आया है, T2 की वजह से, और P2 डैश सॉरी, तो ये किसकी वजह से आया है, इस T1 की वजह से। अगर T1 ज़्यादा है तो ये P2 ज़्यादा है, अगर T2 कम है तो ये P2 डैश भी कम होगा। इसी लॉजिक पे मैंने कहा कि T2 इज़ लेस देन T1, सो P2 डैश इज़ आल्सो लेस देन P2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो P2 है ये कम है किससे, P2 से। ठीक है, P2 डैश इज़ लेस देन P2। ओके, तो यही आप देख सकते हैं कि इनके जो ग्राफ के अंदर ये जो हमारे पास एक स्टीपनेस आई एडियाबैटिक कर्व के अंदर, उसकी वजह क्या है कि एट द सेम वॉल्यूम इसका प्रेशर काफ़ी लो हो गया। ठीक है, और प्रेशर लो क्यों हुआ, किस तरह हुआ, उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको एक उसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी। होता क्या है असल में, इसका जब हमारे पास एक्सपेंशन होती है तो साथ में हीट की सप्लाई कर दी जाती है, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ नहीं आता। ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है वो कोई हीट की सप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पर इतना वर्क किया जाता है तो वो सारी की सारी जो वर्क किया गया वो एनर्जी लेके, इंटरनल एनर्जी लेके किया गया, कोई बाहर से एनर्जी ऐड नहीं हुई। इसकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आ जाता है, जिसकी वजह से सडनली टेम्परेचर लो हो जाता है और प्रेशर भी काफ़ी हद तक लो हो जाता है। तो इसलिए सेम वॉल्यूम V2 के ऊपर एडियाबैटिक का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है। बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।